हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का साइंस का चैप्टर है ये एयर एंड वाटर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हूँ और जैसा आप सभी को पता है इस चैप्टर को मैं नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स से हमें सारी इंपॉर्टेंट जो जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ईजिली लर्न हो जाते हैं, अच्छे से समझ में आ जाते हैं। और कुछ वर्ड्स हैं जो हाईलाइटेड भी हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम के टाइम पे। साथ ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती चलूँगी। तो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए चैप्टर का नाम ही है एयर एंड वाटर, यानी इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या, उसकी ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में। साथ ही कॉम्पोजिशन यानी वो किस तरीके से जो ये एयर है वो क्या क्या चीज़ों से मिलके बनी हुई है। साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी क्या इम्पॉर्टेंट एक तरह से जैसे नहीं हम कहते हैं क्वालिटीज़ वो क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में और इसके साथ ही डिफरेंट वेज भी जानेंगे कि किस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं जो भी इम्प्योरिटीज़ यानी जो भी गंदगी है वो पानी से, यानी साफ़ पानी हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। इसके अलावा देखिए हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ एयर मौजूद है जो हम उससे ब्रीथिंग यानी हम उससे सांस लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। एयर जो है एक तरह के सेवरल गैसेस से मिलके, यानी एयर जो है एक तरह का मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी और भी गैसेस मिली हुई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो नेक्स्ट हेडिंग है एटमॉस्फेयर। तो देखिए एटमॉस्फेयर क्या है, एक लेयर ऑफ एयर जो कि अर्थ के चारों तरफ सराउंडेड है, यानी अर्थ के चारों तरफ एक एयर की जो लेयर है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें टोटल क्योंकि लेयर ऑफ एयर है तो लेयर ऑफ एयर में कितनी लेयर्स हैं, तो एटमॉस्फेयर में टोटल 5 लेयर्स हैं जो कि नीचे मेंशन की गई हैं। देखिए सबसे पहले जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एयर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा व्हाट इज़ एन एटमॉस्फेयर। तो आप लिखोगे आंसर अपना जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद आते हैं कि कितनी तरह की लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो 5 लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में। तो जो पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। देखिए ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोवेस्ट लेयर है अर्थ की एटमॉस्फेयर की। आप यहाँ पे देखिए आपका MCQ टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है या FI भी बन सकता है कि लोवेस्ट लेयर जो है अर्थ एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है। तो आंसर है ट्रोपोस्फेयर। इट इज़ द साइड वेयर ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस। ये वो लेयर है जहाँ पे सारे वेदर यानी मौसम के जो भी चेंजेस हैं, जैसे बादल का गरजना, बारिश होना, ये जो भी चेंजेस हैं वो इस वाली लेयर में ही होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वेदर की जो भी एक्टिविटीज़ जो भी चेंजेस होते हैं वो कौन सी लेयर में होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद आते हैं सेकेंड लेयर पे। तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर देखिए ये सेकेंड मेजर यानी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है जो कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। एयरक्राफ्ट्स यानी अब इसकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं इस लेयर में या इस रीजन में क्या होता है। तो इस रीजन में एयरक्राफ्ट फ्लाई यानी जो एरोप्लेन्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। यहाँ पे ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होती है जो कि अर्थ को हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सन से उनसे बचाती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर है वो है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है क्योंकि नाम से पता चल रहा है मीजोस्फेयर यानी बीच की लेयर, क्योंकि टोटल 5 लेयर्स हैं। तो पहली हमने पढ़ी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड पढ़ी स्ट्रेटोस्फेयर, तो तीसरी जो मिड वाली है उसका नाम है मीजोस्फेयर। तो बहुत आसान है इसको लर्न करना क्योंकि मिड की ही लेयर है। यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो ये जो जाहिर सी बात है कि ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आया, तो स्ट्रेटोस्फेयर के बाद की जो लेयर है उसको हम मीजोस्फेयर कहते हैं। मीजोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी जितना आप ऊपर जाते जाएंगे उसी तरह से टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। इसका अगर टोटल कितने अर्थ सरफेस से कितने ऊपर है ये लेयर, तो ये 50 से 80 किलोमीटर है, यानी 50 से 80 किलोमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट आते हैं थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद जो 4th लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। ये 4th लेयर है एयर की अर्थ से, और इसका एक्सटेंड देखें तो कितने किलोमीटर अबव है ये अर्थ के, तो ये है 90 किलोमीटर से 500 किलोमीटर्स। यहाँ पे जो स्पेस शटल्स होते हैं ऑर्बिट में वो इस रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर क्योंकि एक्सो मतलब सबसे लास्ट वाली लेयर की बात हो रही है। ये आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, एक्सटेंडिंग कहाँ तक, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। इट हैज़ अ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर, और इसमें जो एयर होती है वो बहुत ही थिन लेयर ऑफ एयर पाई जाती है। अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर पे। तो इन 5 लेयर के बाद एटमॉस्फेयर की
हमें जानना है कि क्या इम्पोर्टेंस है एयर की। तो देखिए एयर जो है एक प्राइम रीज़न है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हमने बहुत बार पढ़ा है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होती है, तो इसका रीज़न पानी भी है, पर पानी के साथ साथ ये एयर भी है, ठीक है। तो ये प्राइम रीज़न है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसके वजह से अर्थ पे जीवन पाया जाता है। इस एयर की वजह से प्लांट्स को सपोर्ट मिलता है, एनिमल्स को और अदर ऑर्गेनिजम्स को भी सपोर्ट मिलता है जिससे वो सर्वाइव कर पाते हैं। ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में और ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ को किससे, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की होती हैं जो बहुत ही गर्म होती हैं उससे हमारे अर्थ को ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो कॉम्पोजिशन ऑफ एयर यानी एयर किस किस चीज़ों से मिलके बनी है। तो एयर बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी बहुत सारी गैसों से मिलके बनी हुई होती है। इसमें आप देखिए तो 78% नाइट्रोजन होती है विच डज़ नॉट सपोर्ट बर्निंग, यानी जब आग लगती है तो नाइट्रोजन उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो अगर आप नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं वहाँ पर तो आग बुझ जाती है। तो देखिए इसी वजह से बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर में नाइट्रोजन होती है जिससे कि आग बुझ जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन जो कि 21% होती है और ये बहुत एसेंशियल है ऑल लिविंग बींग्स के लिए, क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथिंग प्रोसेस में इनहेल करते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग, और यहाँ तक कि जो बर्निंग है जैसे आग में तो ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसकी वजह से आग लगती है। देयर आर 1% और भी अदर गैसेस भी होती हैं 1%, जैसे कि आर्गन जो कि यूज़ होती है फॉर मेकिंग लाइट बल्ब्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में। एयर जो है ऑल्सो कंटेन्स, एयर में और भी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो कि रिक्वायर्ड प्लांट्स यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है देयर आर अदर गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ज़ैनन एक्सेट्रा, ये सारी गैसेस भी मौजूद होती हैं। बिसाइड्स द मिक्सचर ऑफ गैसेस, इन गैसेस के मिक्सचर के अलावा भी एयर में वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। इस पिक्चर में आपको ये गैसेस के नाम और उनके जितना प्रोपोर्शन है वो मेंशन किया गया है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, यानी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एयर की। तो 3 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं एयर की। पहला, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी एयर जो है वो स्पेस लेती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन एयर इज़ ब्लोन इन एन ऑब्जेक्ट, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हवा मतलब घुसी होती है तो ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इन इट्स साइज़, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक रबर ट्यूब है, उसमें जब हवा भरी जाती है तो हवा भरने की वजह से ट्यूब का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, और जब हवा आप निकाल दो तो ट्यूब का साइज़ कम रह जाता है। इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बैलून, जब हम उसमें हवा इनहेल मतलब हवा डालते हैं तो किस तरह से बैलून का साइज़ बड़ा हो जाता है, और जैसे आप एक पिन से हवा अगर निकालना चाहें एकदम, तो फिर हवा एकदम निकल जाती है और जो बैलून का साइज़ होता है वो एकदम कम हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, हवा जो है वो एयर जो है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। नेक्स्ट, एयर हैज़ वेट। इसके साथ ही देखिए एयर जो है उसका वजन भी होता है, वेट भी होता है। एयर इज़ मैटर एंड दस इट ऑक्यूपाई स्पेस एज वेल एज वेट। तो एयर वास्तव में एक मैटर है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मैटर वो चीज़ें होती हैं जो कि स्पेस भी लेती हैं और वेट भी होता है उनका। तो एयर भी देखिए उसका वेट भी होता है और साथ ही वो स्पेस भी लेती है। इसके अलावा एयर एग्जिट्स प्रेशर, द एयर एग्जिट्स प्रेशर ऑन ऑल द थिंग्स अराउंड इन ऑल डायरेक्शन। इसके साथ ही एयर जो है एक तरह का प्रेशर भी एग्जिट करती है सारी चीज़ों पे, सारे डायरेक्शन में। इसके अलावा आते हैं वाटर। तो हमने एक जो टॉपिक था, पूरे चैप्टर का नाम ही है एयर एंड वाटर, तो हमने एयर फिनिश कर लिया है। अब हम आते हैं वाटर पे। तो देखिए वाटर इज़ बीइंग पोल्यूटेड, धीरे धीरे आपने देखा है कि पानी किस तरह से बहुत ही अशुद्ध होता जा रहा है, क्योंकि नदियों में हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ डाले जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ऑयल लीकेज है, ऑयल लीकेज बाय वाटर ट्रांसपोर्ट, जब पानी के जहाज पेट्रोल या तेल वे ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो कई बार ये ऑयल जो है लीक हो जाता है और पानी जो है वो गंदा हो जाता है। इसी तरह से पॉइजनस गैसेस, केमिकल्स भी पानी में मिल जाते हैं। इस तरह के सब्सटेंसेस जो पानी को गंदा कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, उन्हें हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, तो आपको लिखना है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि पानी को पल्यूट कर देते हैं उनको हम इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। जैसे कि आपका ऑयल हो गया, पॉइजनस गैसेस हो गए, केमिकल्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं इम्प्योरिटीज़। 2 तरह की होती हैं। पहली है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। अच्छा, सॉल्युबल का मतलब ये जो घुल जाए, ठीक है, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो पहले जान लेते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो पानी में घुल जाती हैं उन्हें हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, जैसे सॉल्ट और अदर केमिकल्स।
इसके अलावा इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो पानी में घुलती नहीं हैं, डिज़ोल्व नहीं होती, उन्हें हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, जैसे सैंड है, मड है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं पानी को किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस है सेंडिमेंटेशन। सेंडिमेंटेशन में क्या होता है, व्हेन वी डू नॉट डिस्टर्ब द मडी वाटर द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। यानी किसी पानी में बहुत सारा मड कीचड़ है तो हम उस मडी वाटर को टच नहीं करते हैं, धीरे धीरे जो इम्प्योरिटीज़ यानी जो भी मिट्टी होगी वो धीरे धीरे खुद ही कंटेनर के बॉटम यानी नीचे स्तर पे बैठ जाएगी और साफ़ पानी ऊपर आ जाएगा। पानी तो साफ़ ही रहेगा, आपका ऊपर रहेगा, और जितना भी पहले आपको शुरू में जो ये मिट्टी के कण दिख रहे थे वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को, जिसमें इम्प्योरिटीज़ जो है वो अपने आप बॉटम में इकट्ठी हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है और साफ़ पानी आप ऊपर से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम सेंडिमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या है, ये नेक्स्ट स्टेप है सेंडिमेंटेशन का। व्हेन द इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जब जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बॉटम यानी कंटेनर के एकदम नीचे स्तर पे जमा हो गई हैं, वी कैन स्लोली पॉर द क्लीन वाटर इनटू अनदर कंटेनर। तब हम क्या करेंगे कि ऊपर का जितना भी साफ़ पानी है वो दूसरे कंटेनर में भर लेंगे। तो इस मतलब पानी को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना, इसी को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। नेक्स्ट आते हैं फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जैसे एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं जो कि एकदम जैसे हम चाय छानते हैं ना सीव, तो जो छलनी होती है जिसमें हर एकदम आपका जो भी वेस्टेज है वो नहीं आता, इसी तरीके से जो फ़िल्टर पेपर होता है वो भी एक छलनी की तरह, सीव की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, वाटर को निकाल देता है और बाकी जो भी गंदगी होती है वो उसी में इकट्ठी कलेक्ट हो जाती है। तो इसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर को हीट किया जाता है बॉईल होने तक, विच कन्वर्ट्स द लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर, जिससे कि जो वाटर है वो वाटर वेपर बन जाता है। एंड द डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल। तो जो भी पानी होता है वो तो वाटर वेपर बन जाता है और बाकी जो गंदगी होती है वो वेसल यानी बर्तन में नीचे रह जाती है। इसके बाद आते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर डेट इवेपोरेट्स इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज़ कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। यानी यहाँ पे पानी को इवेपोरेट करके इवेपोरेशन के द्वारा स्टीम की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में एक दूसरे कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है। द स्टीम टर्न्स इनटू लिक्विड। इसके बाद ये जो भाप है धीरे धीरे लिक्विड यानी पानी का रूप ले लेती है और ये धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन, जिसमें एकदम साफ़ पानी आपका कलेक्ट होता है। प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी है उसको किस तरह से एकदम क्लीन किया जाए, तो हमें अच्छे से पता है कंटेमिनेटेड वाटर में कंटेन जर्म्स। कंटेमिनेटेड यानी जो पानी जिसमें अशुद्धियाँ होती हैं उसमें जर्म्स होते हैं और वो डिजीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे पीने से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। हर किसी के लिए देखिए बिना पानी पिए रहना बहुत मुश्किल है, तो हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। वीकेंड तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। कैसे, आप बॉइलिंग कर सकते हैं, आप थ्रू डिस्टिलेशन या फिर क्लोरिनाइजेशन भी कर सकते हैं। क्लोरिनेशन तो बॉइलिंग आते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वे है पानी को शुद्ध करने का घरों में कि 10 मिनट तक पानी को गर्म कर लीजिए, जिससे कि सारे का सारा जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो मर जाते हैं। फिर उसको पानी को ठंडा कर दीजिए और उसके बाद क्लियर बॉटल्स में भर लीजिए और मतलब उसको ढक भी लीजिए बॉटल्स को। तो इस तरह से एकदम सेफ़ रहेगा, ये पानी पीने के लिए बहुत शुद्ध रहेगा। इसके बाद है क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन देखिए एक अनदर मेथड है जिससे कि हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि क्लोरीन जो होता है उसको ऐड कर दीजिए पानी में, तो क्लोरीन जो होता है वो जर्म्स को मार देता है और पानी को एकदम शुद्ध कर देता है। आपने कई बार देखा होगा कि घरों में जो पानी आता है उसमें कभी कभी सफ़ेद रंग का आपको दिखेगा, सफ़ेद रंग का जिसे आप कहते हैं ना, एक तरह से मिक्सचर आपको दिखेगा पाउडर टाइप का, तो ये वास्तव में क्लोरीन होता है जो मिलाया जाता है पानी को साफ़ करने के लिए। इस मेथड को यूज़ किया जाता है हाउसेज़ में और रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ में, जो ओवरऑल पूरा एक बहुत बड़ा टैंक होता है जिससे कि पूरे हर घरों में पानी की सप्लाई होती है। तो उस टैंक में ही क्लोरीन डाला जाता है जिससे कि जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो मर जाए और पानी शुद्ध हो जाए, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।